सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, आज की अपन चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मनोविज्ञान जो अपन ने प्रारंभ किया था, अपन ने जो यूनिट ली थी उस यूनिट का नाम था अधिगम। अधिगम को लेकर जो अपन ने चर्चा की थी, 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं जिसमें अपन ने अधिगम को लेकर चर्चा प्रारंभ की थी। सेकेंड वीडियो जो अपना था उसमें अपन ने अधिगम के सिद्धांतों की शुरुआत कर दी थी। अधिगम का जो पहला सिद्धांत अपन ने लिया था उस सिद्धांत का नाम था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में जो अपनी चर्चा हुई थी, एक तो इसका इंग्लिश वर्जन आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, तो इसका शॉर्ट नाम जो गया, उद्दीपक का मतलब तो एस मतलब स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब आर, तो इस सिद्धांत को कहते हैं एसआर सिद्धांत। उसके बाद में इस सिद्धांत के अन्य नामों की लेकर अपने चर्चा की थी, जैसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं, बंध का सिद्धांत कहते हैं, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, उस प्रयोग के आधार पर जो अधिगम के सिद्धांत या अधिगम के नियम बताए थे, तो उन नियमों की चर्चा को अपन आगे बढ़ा रहे थे। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के आधार पर जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, प्रयोग के बाद थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल मिलाकर कितने नियम बताए थे? 8 नियम बताए थे, जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे। 3 मुख्य नियमों की अपन चर्चा कर चुके। मुख्य नियमों में पहला था तत्परता का नियम। इससे देखो अपने को क्या सीखने को मिला था कि बालक तभी सीख पाता है जब वो सीखने को क्या रहता है, तत्पर रहता है। तो हमें भी जब भी हम कक्षा में अधिगम करवाने जाएं, तो सबसे पहला काम अपना ये होना चाहिए कि बच्चों को सीखने के लिए अपन तत्पर करें। हमें वो कार्य प्रारंभ में करना चाहिए जिससे बच्चे रुचि लेकर अधिगम के लिए तैयार हो, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, बच्चों की सीखने के प्रति इच्छा जगे, तभी बच्चे सीखने के लिए क्या हो पाएंगे, तत्पर हो पाएंगे। दूसरा मुख्य नियम देखा था अपन ने, कौन सा? अभ्यास का नियम। इसमें अपन ने देखा था कि बच्चे यदि सीखी हुई विषय वस्तु का लगातार अभ्यास करते हैं, तब तो वो सीखी हुई विषय वस्तु उनके लिए उपयोगी रहेगी, और यदि उस विषय वस्तु का वो अभ्यास करना छोड़ देंगे तो वह विषय वस्तु उनके लिए क्या हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। इस आधार पर अभ्यास के नियम के 2 उपनियम देखे थे अपन ने, एक उपयोगिता का नियम और दूसरा अनुपयोगिता का नियम। तीसरा जो अधिगम का मुख्य नियम था उसकी अपन ने बात की थी, वो नियम था परिणाम व प्रभाव का नियम। जैसा परिणाम आता है बालक पे, वैसा ही क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि पॉजिटिव परिणाम या पॉजिटिव रिजल्ट रहता है तो बच्चे को संतोष मिलता है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट रहता है तो बच्चे को असंतोष मिलता है। इस आधार पर इस नियम का अगला दूसरा नाम था संतोष व असंतोष का नियम। तो ये तो थे थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, जिनकी चर्चा अपन ने लास्ट क्लास में कर ली थी, और आज अपन चर्चा करेंगे अधिगम के गौण नियम। तो गौण नियम कितने थे? 5। अब देखो गौण नियम कौन कौन से थे अधिगम के। पहला गौण नियम तो है बहु प्रतिक्रिया का नियम। जब भी आप ये नियम याद करो, हमेशा ये चीज दिमाग में रखना कि थॉर्नडाइक ने ये नियम बताए थे किसके आधार पर, बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर। तो हर नियम को आप कोशिश करना बिल्ली के प्रयोग पर जोड़ने की। जैसे बहु प्रतिक्रिया का नियम का मतलब तो ये हो गया कि बालक को बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार करते रहनी चाहिए। अगर बालक अपनी प्रतिक्रियाएं, अनुक्रियाएं जारी रखेगा, लास्ट में आकर बालक को अधिगम हो जाएगा। कैसे?
क्योंकि बिल्ली ने केवल एक बार प्रतिक्रिया नहीं की, जब भी थॉर्नडाइक बिल्ली को पिंजरे में बंद करा था, हर बार बिल्ली क्या कर रही थी, प्रतिक्रिया कर रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। अनुक्रिया करते करते लास्ट में एक दिन ऐसा आया कि बिल्ली दरवाजे का पिंजरा खोलना सीख गई। तो बिल्ली को अधिगम हुआ कैसे, बहुत सारी प्रतिक्रिया करने पर। तो पहला तो गौण नियम कौन सा हो गया, बहु प्रतिक्रिया का नियम। दूसरा गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम। इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो अपन कर रहे थे क्या, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं लगातार कर रहे थे। अब लगातार अपन प्रतिक्रिया अनुक्रिया जारी रखेंगे ना, तो धीरे 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 थोड़ा 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 अपन अधिगम करते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि अपन कंप्लीट अधिगम कर लेते हैं। तो आंशिक क्रिया का मतलब ये हुआ कि हमें अधिगम कैसे होता है, अंश में होता है, थोड़ा 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 होते होते एक समय ऐसा आएगा जिसमें अपने को कंप्लीट अधिगम हो जाएगा। तो बिल्ली के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, बिल्ली को जब पिंजरे में बंद किया था तब बिल्ली के लिए कोई अधिगम नहीं था, बिल्ली बिल्कुल भी अधिगम नहीं कर पाई थी। लेकिन बिल्ली ने जब लगातार अपना प्रयास जारी रखा तो कुछ समय के प्रयास के बाद बिल्ली क्या सीख गई थी, जैसे पिंजरे के चारों ओर जो दीवार बनी हुई थी, कुछ समय बाद बिल्ली को ये सीखने में आ गया था कि भाई इन दो तरफ तो क्या नहीं है, दरवाजा नहीं है। फिर अगले बार जब ये राउंड लगातार जारी रहा, फिर बिल्ली को समझ में आया कि हाँ भाई इन तीन तरफ तो दरवाजा नहीं है। फिर धीरे धीरे लास्ट में बिल्ली को एग्जैक्ट वो जगह पता चल गई थी जहां क्या था, दरवाजा था, और वहां क्या था, लीवर लगा हुआ था। लास्ट में आके बिल्ली ने लीवर दबाया और दरवाजा खोल लिया। तो मतलब क्या हो गया, बालक कैसे सीखता है, आंशिक क्रियाओं से, मतलब धीरे धीरे टुकड़ों में सीखता है। अपने एक अधिगम का नियम भी होता है, जैसे अधिगम के कुछ नियम है, जैसे सरल से जटिल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो जो अधिगम का जो नियम है अंश से पूर्ण की ओर, वो किसकी देन है, थॉर्नडाइक के इस नियम की ही देन है। कौन सा, अंश से पूर्ण की ओर। ये ध्यान रखना, ये जो शिक्षण सूत्र है इनको अपन बोलेंगे क्या, शिक्षण सूत्र। ये शिक्षण सूत्र किसकी देन है, थॉर्नडाइक की देन है। थॉर्नडाइक के भी कौन से नियम की देन है, आंशिक क्रिया के नियम की देन है। तीसरा गौण नियम हम कह सकते हैं मानसिक विन्यास का नियम, और मानसिक विन्यास के नियम को ही कहते हैं मनोवर्ती का नियम। तो अपन कह सकते हैं मानसिक विन्यास का या मनोवर्ती का नियम। इसका मतलब ये हो गया कि बालक जो भी अधिगम करे, उस अधिगम को करने के लिए बालक को मानसिक रूप से एकदम क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। मानसिक विन्यास का मतलब क्या हो गया, मानसिक रूप से तैयार रहना। मनोवर्ती, आप इसका इंग्लिश वर्ड लिख सकते हो एटीट्यूड। अगर मनोवर्ती आपकी पॉजिटिव रहेगी सीखने के प्रति, तब अपन सीख पाएंगे। और अगर हमारे प्रारंभ में ही नेगेटिविटी दिमाग में अपने रहती है तो अपन अधिगम नहीं कर पाते। जैसे हिंदी में एक कहावत भी आती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा दृष्टिकोण है जो हमें अधिगम के प्रति आगे बढ़ाता रहता है। तो अधिगम करने के लिए हमें मानसिक रूप से क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। हमें दृष्टिकोण कैसा रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। क्योंकि बिल्ली का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होता तो बिल्ली ये नहीं सीख पाती कि दरवाजा कैसे खुलता है। तो अधिगम के 3 गौण नियम हो गए। चौथा अधिगम का जो गौण नियम है वो है आत्मीकरण का नियम। देखो, आत्मीकरण का नियम का मतलब ये होता है, जो भी हम अधिगम करें उस अधिगम को हम ग्रहण करते जाएं। अगर जो अधिगम अपन ने ग्रहण किया उसके बाद में नया हम अधिगम करते हैं, उस अधिगम को पहले वाले अधिगम से जोड़ते जाओ, जिससे अपने अधिगम का जो आधार है, अधिगम का जो विस्तार है, वो हमारा बढ़ता जाता है। दोबारा समझना, एक लाइन में अगर अपन इसको समझना चाहें तो इसका अर्थ होता है पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। ये वर्ड आपको जरूर याद रखना है।
पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मीकरण कहलाता है। अगर बिल्ली पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से नहीं जोड़ती तो बिल्ली दरवाजा खोलना नहीं सीख पाती। बिल्ली को जो पूर्व में ज्ञान होता जा रहा था, जैसे कुछ क्रियाओं के बाद बिल्ली को जो ज्ञान हुआ, इधर दरवाजा नहीं है, इधर लीवर नहीं है, तो ये हो गया उसका पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में वो नया ज्ञान डेली शामिल करती जा रही थी, लास्ट में आके उसको लीवर का पता चल गया। तो ये नियम क्या कहलाता है? आत्मीकरण का नियम। अंतिम अधिगम का कौन नियम है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन के नियम का मतलब हो गया कि जो भी हम अधिगम करें, एक बार अधिगम करने के बाद यदि उसी के समान दूसरी कोई परिवर्तित स्थिति आए, वहां भी अपन उस अधिगम को आसानी से काम में ले सकते हैं। दोबारा समझना इसका मतलब, एक बार अपन ने जो अधिगम कर लिया, उसके बाद अगर उसी के समान कोई दूसरी परिवर्तित स्थिति अपने सामने उपस्थित हो, तो वहां हम उस ज्ञान का या उस अधिगम का प्रयोग कर सकते हैं। वहां उस अधिगम का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया किसी परिवर्तित स्थिति में अपने अधिगम का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण सुनना इसमें, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, जब भी एक प्रेमी दुखी होता है तो वो अपनी प्रेमिका से गले मिलने के बाद जोर जोर से रोकर अपना दुख प्रकट करता है। फिर कई बार जैसा होता है, रोता रहता है, प्रेमिका प्रेमी को छोड़कर चली जाती है। अब चले जाने के बाद भी उसके अधिगम में या उसके दिमाग में क्या था कि प्रेमिका के गले मिलकर अपने को रोना है। कब रोता था? जब उसको दुख होता था। अब प्रेमिका जा चुकी है, अब उसके सामने परिवर्तित स्थिति है, प्रेमिका सामने है नहीं, और फिर यदि उस स्थिति में कभी उसको दुख होता है तो प्रेमिका की फोटो लेता है, फोटो को गले से लगाकर फिर रोता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? परिवर्तित स्थिति में उसने पहले वाले अधिगम का क्या किया है? प्रयोग किया है। इसी को क्या कहते हैं अपन? साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये थॉर्नडाइक ने जो भी नियम बताए थे, उन नियमों की अपनी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद में थॉर्नडाइक के बारे में लास्ट जो अपन चर्चा करेंगे वो चर्चा होगी अपने थॉर्नडाइक के शैक्षिक महत्व। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो अपन ने अब तक पढ़ा है, उसका शिक्षा में अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो अब अपन चर्चा करेंगे शिक्षा में प्रयोग, या फिर अपन कह सकते हैं इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। और शैक्षिक महत्व की अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इंतजार करो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।